देखो, टोटल ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट समझना है हमें। पहले जो ये लीफ थी ना, इसका एरिया कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया ना 5 और बढ़ गया, मतलब टोटल तो अब कितना हो गया? 10। टोटल तो कितना हो गया? 10। पर इंक्रीज सिर्फ कितने का हुआ है? 5 का। तो इंक्रीज जब निकालते ना, इंक्रीज मतलब चेंज। चेंज कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल साइज कितना है इसका? 10। फाइनल कितना है? 10। और इनिशियल कितना था? 5। तो चेंज तो कितने का आया? 5 का। मतलब टोटल ग्रोथ तो इसके कितने की हुई है? 5 की। टोटल ग्रोथ कितने की हुई है? 5 की, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो या तो सिर्फ ये देख लो कि इंक्रीज 5 का हुआ है तो सीधा 5 लिख दो, या फाइनल में से इनिशियल माइनस करके निकाल दो टोटल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम इसकी कितनी ग्रोथ हुई है वो क्या होगा? टोटल ग्रोथ रेट। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? टोटल ग्रोथ रेट कितनी आई तुम्हारी? 5। टोटल ग्रोथ रेट कितनी आई? 5। और इनिशियल कितना था? 5। इनिशियल कितना था? 5। तो 5/5 तो 1 आ गया। इनटू 100 करोगे तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी आई है? 100%। रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी है? 100%। अब अगली लीफ में देखो, पहले साइज कितना था? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना था? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज बस कितने का हुआ है? 5 का। तो या तो सीधा लिख दो कि टोटल ग्रोथ रेट कितना है? 5। टोटल ग्रोथ रेट कितना है? 5। या कैसे करोगे? टोटल साइज कितना हो गया अब? 25। 25 माइनस 25। ठीक है, इस तरीके से निकालो। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? टोटल ग्रोथ रेट कितना आया? 5 बाय इनिशियल कितना था? 20। 5/20 कितना आ गया? 1/4। 1/4 इंटू 100 25%। तो ये आ गया हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ग्रोथ रेट बाय इनिशियल ग्रोथ रेट इंटू 100। और टोटल ग्रोथ रेट कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब आगे देखो। यहां तक हो गया था ना? बताओ, ग्रोथ प्रोमोटर कौन कौन से हैं? जिब्रेलिन। अच्छा, ऑक्सिन जो है वो किसका डेरिवेटिव है? इंडोल डेरिवेटिव है। साइटोकाइनिन? काइनेटिन का ही नाम क्या है? साइटोकाइनिन है। किसका डेरिवेटिव है? साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? एडेनिन का। साइटोकाइनिन का ही नाम क्या था? काइनेटिन। N6 परफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन। और क्या था? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? कैरोटिनोइड का। किसका है? कैरोटिनोइड का। ये डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इथाइलिन तो क्या है? एक गैस। जी ये क्या है? जिब्रेलिन। टर्पिन। ये क्या है? टर्पिन। ठीक है, और बच गया कुछ? आप देखो, इथाइलिन जो है वो प्रोमोटर है, इनिबिटर है? दोनों हो सकता है, पर ज्यादा क्या है? इनिबिटर है। ठीक है, उसके बाद है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर। 5 मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं पीजीआर के? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 5 मेजर ग्रुप हैं। इनकी जो डिस्कवरी है हैव बीन एक्सीडेंटल, मतलब पर्पसली नहीं की गई थी, किसी ने ऐसे बैठ के डिस्कवर नहीं किया इनको। एक्सीडेंटल डिस्कवरी है और इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। दो नाम आए हैं, एक तो चार्ल्स डार्विन और एक उनके सन है। नाम क्या है? फ्रांसिस डार्विन। क्या है नाम? चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। वो काम कर रहे थे किसके ऊपर? कोलियोप्टाइल के ऊपर। किसके ऊपर? कोलियोप्टाइल के ऊपर। और वो भी किसके अंदर? कैनरी ग्रासेस के अंदर। किसके अंदर? कैनरी ग्रास के अंदर। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, फादर और सन थे दोनों। काम कर रहे थे कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे। इस पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन है, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन मतलब एक डायरेक्शन से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? प्लांट की ग्रोथ हुई उसी तरफ, और इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे इसको? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, क्या है फोटोट्रॉपिज्म? ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। किसने ऑब्जर्व किया?
चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने किसके अंदर ऑब्जर्व किया? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास में ऑब्जर्व किया. आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire कोलियोप्टाइल. अब इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे इन्हें पता चला कि जो कोलियोप्टाइल की टिप है वो पूरा सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है और उसी की वजह से पूरे के पूरे कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो रही है. ठीक है, तो सिग्नल को कौन रिसीव कर रहा है? कोलियोप्टाइल. और उसी की वजह से सिग्नल पूरे कोलियोप्टाइल में जाके कोलियोप्टाइल की क्या करा दी? बेंडिंग. पर ये बेंडिंग हो रही है इन रिस्पॉन्स टू लाइट. किसके रिस्पॉन्स में हो रही है? लाइट के रिस्पॉन्स में. इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है. Auxin was isolated by F.W. Wendt from tips of coleoptile of oat seedling. इसके बाद काम हुआ ओट सीडलिंग के ऊपर. किसके ऊपर? ओट सीडलिंग के ऊपर काम हुआ. और ओट सीडलिंग पे काम किया था F.W. Wendt ने. किसने काम किया? अब F.W. Wendt को भी ऐसी ही बेंडिंग दिखाई दी और जहां पे बेंडिंग हो रही थी ना कोलियोप्टाइल की टिप पे, वहां पे वेंट को मिला ऑक्सिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन मिला? ऑक्सिन हार्मोन. तो उन्हें पता चला कि ये बेंडिंग कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है? ऑक्सिन की वजह से. ठीक है, तो हमने 3 साइंटिस्ट के नाम देखे. सबसे पहले बेंडिंग के बारे में पता चला फ्रांसिस डार्विन को और चार्ल्स डार्विन को. ठीक है, पर उन्हें ये नहीं पता था इसमें ऑक्सिन है. उसके बाद आए कौन? वेंट. वेंट ने वहां से निकाला, आइसोलेट किया. क्या आइसोलेट किया? ऑक्सिन आइसोलेट किया. ठीक है. Experiment used to demonstrate that the tip of coleoptile is the source of auxin. Arrows indicate direction of light. Arrow हमें क्या बता रहे हैं? लाइट की डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है. ठीक है. अगर हमने इसको किसी चीज से कवर कर दिया तो वहां पे, या काट दिया ऊपर से, तो वहां पे बेंडिंग नहीं हुई. क्यों नहीं हुई बेंडिंग? क्योंकि वहां से हमने क्या निकाल दिया? ऑक्सिन निकाल दिया. अगर ऑक्सिन निकाल दिया तो अब लाइट को रिस्पॉन्स देने वाला कोई है ही नहीं, तो वहां पे बेंडिंग नहीं हुई. और ध्यान रखना, एरो जिस तरफ आ रहे हैं बेंडिंग भी उसी तरफ हो रही है. ठीक है, एरो इधर से आ रहे हैं ना, तो बेंडिंग भी इधर से ही हो रही है. ये एरो क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, और ये है फोटोट्रॉपिज्म. The Bakane foolish seedling disease of rice seedlings was caused by a fungal pathogen Xibrella fujikuroi. E. Kurosawa in 1926 reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedlings when they were treated with sterile filtrates of the fungus. देखो, राइस सीडलिंग है. राइस सीडलिंग क्या है? चावल के छोटे छोटे पौधे. ठीक है. अब उनको ऑब्जर्व किया था ई कुरोसावा ने. किसने ऑब्जर्व किया? ई कुरोसावा ने. कब ऑब्जर्व किया? 1926 में. अब इन्होंने देखा कि वो जो राइस की छोटी छोटी सीडलिंग है ना, उनके अंदर एक डिजीज हो रही है और उस डिजीज का नाम है फुलिश सीडलिंग डिजीज. क्या है नाम? फुलिश सीडलिंग डिजीज. फुलिश सीडलिंग डिजीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो राइस का प्लांट ना बहुत ग्रो करता जा रहा था. हमने क्या किया कि उस पौधे को ना इस फंगस से ट्रीट कराया. फंगस कौन सी है? जिब्रेला फुजिकुरोई. अब इस फंगस से जब उस प्लांट को ट्रीट करा रहे थे तो प्लांट बहुत लंबा हो गया. बहुत लंबा हो गया तो हमें तो लग रहा है कि वो लंबा हो गया तो उसकी ग्रोथ हो रही है, बट एक्चुअल में उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी. उस पे तो एक बीमारी हो गई थी. ठीक है, तो वो हमें पागल बना रहा है. लंबा होके प्लांट हमें पागल बना रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? फुलिश सीडलिंग डिजीज. और ये फुलिश सीडलिंग डिजीज उस पे क्यों हुई? क्योंकि उस पे छिड़काव किया गया था, स्प्रे किया गया था एक फंगस का, और फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फुजिकुरोई. इसने क्या करा दिया? उसकी ग्रोथ करा दी बहुत ज्यादा, बट एक्चुअल में ये ग्रोथ नहीं थी. ये तो एक बीमारी थी, है ना. इसको क्या बोला गया? बकाने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज. कौन से प्लांट में हुई थी? राइस सीडलिंग में हुई थी. किसने ऑब्जर्व की? ई कुरोसावा ने ऑब्जर्व की. कब ऑब्जर्व की? 1926 में ऑब्जर्व की. ठीक है. The active substances were later identified as gibberellic acid. अब ये जो डिजीज हो रही थी कौन सी फंगस से हो रही थी? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई की वजह से हो रही थी. तो वहां से जो सब्सटेंस निकाला ना कि जिसकी वजह से ये प्लांट बहुत लंबा हो रहा है, उस सब्सटेंस का नाम भी रख दिया गया जिब्रेलिक एसिड. क्या रखा सब्सटेंस का नाम? जिब्रेलिक एसिड. क्योंकि जिस फंगस से हो रहा था उसी पे इसका नाम रख दिया. ठीक है. F. Skoog and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus, a mass of undifferentiated cells, proliferated only if, in addition to auxins, the nutrients medium was supplemented with one of the following. देखो,
एक है साइंटिस्ट एफ स्कूग, क्या है साइंटिस्ट का नाम, और साथ में थे इनके कोवर्कर, मतलब जो इनके साथ काम करते थे। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि टोबैको का जो स्टेम होता है ना, उसके इंटरनोडल सेगमेंट, इंटरनोडल सेगमेंट क्या होते हैं, इंटरनोड क्या होती है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस। जैसे अगर ये मैंने टोबैको का स्टेम बना दिया, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो ये एरिया क्या होगा, इंटरनोड। ये एरिया क्या है, इंटरनोड है। तो एफ स्कूग ने और उनके कोवर्कर्स ने कौन से प्लांट में देखा था, टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट के स्टेम में, और वहां पे भी ऑब्जर्व किए गए थे इंटरनोडल सेगमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स द कैलस प्रोलिफरेटेड। कैलस क्या होता है, कैलस एक मास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलस, बहुत बार क्वेश्चन आता है। कैलस क्या है, बस एक मास है, गुच्छा है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। किसका, बाहर चले जाओ भूमिका, वो भावना बाहर पी लो जाके पानी। कैलस की बात की गई है, कैलस क्या है, एक मास है, और ये मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब वो डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन नहीं हो रहा, अनडिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन हो रहा है ना। तो कैलस क्या है, ऐसे सेल्स का एक मास है जो डिवाइड कर सकता है। तो कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन ये कैलस सिर्फ तब प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड, ये सिर्फ तब डिवाइड करेगा जब हम ऑक्सिन के साथ साथ क्या क्या डालेंगे। पहला है एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। क्या डालना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज में क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनका एक्सट्रैक्ट डालना है। दूसरा है ईस्ट एक्सट्रैक्ट, दूसरा क्या है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा है कोकोनट मिल्क या डीएनए। थर्ड क्या है, कोकोनट मिल्क या डीएनए। कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि एफ स्कूग था, साइंटिस्ट था, और उनके कोवर्कर्स थे। अब हमें लेना है टोबैको स्टेम। टोबैको स्टेम में हमें एक एरिया ऑब्जर्व करना है। वो एरिया कौन सा ऑब्जर्व करना है, इंटरनोडल सेगमेंट ऑब्जर्व करना है। अब वहां पे प्रेजेंट है कैलस, उस एरिया में क्या प्रेजेंट है, कैलस। कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये कैलस सिर्फ और सिर्फ तब, हमने देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैलस था ना, कैलस पता चल गया क्या है। अब वहां से हमने कैलस को निकाल लिया, ये क्या है हमारा कैलस। अब कैलस को हम एक मीडियम में रखेंगे, क्यों रखेंगे, ताकि इस कैलस से हम नया टोबैको प्लांट बना सके, क्योंकि कैलस डिवाइड कर सकता है और डिवाइड करके नया टोबैको प्लांट बना सकता है। हमने टोबैको से इस कैलस को निकाल लिया और अपने इस बीकर में रख लिया। अब बीकर में हम डालेंगे ऑक्सिन। क्या डालेंगे, ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ साथ हमें तीन चीजें और डालनी पड़ेंगी, तभी ये कैलस आगे डिवाइड करेगा। अब तीन चीजों में पहला क्या डालना है, एक तो क्या था, कोकोनट मिल्क। एक तो क्या था, कोकोनट मिल्क। दूसरा क्या था, डीएनए। डीएनए किसका था पता है। तीसरा क्या था, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, यानी जाइलम और फ्लोएम। और क्या था, एक और एक्सट्रैक्ट था, किसका, ईस्ट का, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डालना है। तो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने टोबैको के स्टेम से ये कैलस निकाल लिया। हम ना लैब में भी यूं ही काम करते हैं, कैलस रखते हैं हम लैब में और कैलस को ग्रो कराते हैं। क्यों, कैलस तो क्या है, मास है एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, तो डिवाइड करके वो नया प्लांट बना सकता है। तो हमने कैलस लिया, उसको जो भी जहां पे ग्रो कराना था उस मीडियम में हम क्या क्या डालेंगे, पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ साथ और क्या डालना है, कोकोनट मिल्क, डीएनए, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट और एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। ठीक है। Miller et al. In 1955 later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance that they termed kinetin. अब उसके बाद आए 1955 में मिलर एट ऑल। एट ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, नहीं, एट ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई काम पब्लिश कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, पर तुम अगर मेरे अंडर काम कर रहे हो तो नाम उसमें मेरा आएगा, तुम्हारा बस एट ऑल आएगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। काम बेशक तुम लोगों ने किया साथ में, ठीक है, सबका नाम नहीं लिख सकते ना पब्लिकेशन में। जिन और लोगों ने काम किया उनको एट ऑल लिख के छोड़ देंगे, जो मेन साइंटिस्ट था उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मिलर एट ऑल। मतलब मिलर और उसके साथ काम करने वाले जो थे, उन्होंने कब किया एक्सपेरिमेंट, 1955 में।
उन्हें मिला साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। तो उन्हें एक ऐसा एक्टिव सब्सटेंस मिला जो साइटोकाइनेसिस करा सकता है और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? काइनेटिन। ठीक है, और इसको उन्होंने निकाला था क्रिस्टलाइजेशन से। कैसे निकाला? क्रिस्टलाइजेशन से निकाला, मतलब क्रिस्टल्स मिले थे उन्हें। ठीक है, तो पहले तो साइंटिस्ट कौन आए थे? एफ स्कूग। एफ स्कूग ने तो क्या देखा कि जो कैलस है टोबैको की इंटरनोडल स्टेम में, वो सिर्फ और सिर्फ तब प्रोलिफरेट करेगा जब ऑक्सिन के साथ साथ हम डालेंगे ईस्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, कोकोनट मिल्क और डीएन, ये डालेंगे तभी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट आए मिलर एट अल। कब आए? 1955 में आए और इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस निकाला। मतलब ऐसा सब्सटेंस निकाला जो साइटोकाइनेसिस करा सकता है, सेल का डिवीजन करा सकता है, और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? काइनेटिन। क्या रखा? काइनेटिन। काइनेटिन ही क्या है हमारा? साइटोकाइनेट। अब अगर कहीं भी सेल डिवीजन की बात हो ना तो तुरंत समझ जाना कौन सा हार्मोन आएगा? साइटोकाइनेट। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आ गया ना, तो जहां भी सेल डिवीजन की बात हो हार्मोन कौन सा आएगा? साइटोकाइनेट। ठीक है, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। During mid 1960s, three independent researchers reported the purification and chemical characterization of three different kind of inhibitor B, abscission 2 and dormin. अब mid 1960 में तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर थे। इंडिपेंडेंट रिसर्चर मतलब एक कहीं काम कर रहा है, एक कहीं काम कर रहा है, वो मिलके काम नहीं कर रहे थे, उनका अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग काम चल रहा था। तो उनको क्या मिला? उन्होंने प्यूरिफिकेशन किया और केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। मतलब कोई कंपाउंड अगर निकाल रहे तो उसको प्योर फॉर्म में निकाला और उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं ये बताया। ठीक है, अब तीन इन्होंने निकाला क्या था? तीन अलग अलग तरीके के इनहिबिटर निकाले थे। एक ने निकाला इनहिबिटर बी, दूसरे ने निकाला एब्सिशन 2 और तीसरे ने निकाला डॉर्मिन। ठीक है, तो मिड 1960 में तीन अलग अलग रिसर्चर काम कर रहे थे और उन्होंने क्या निकाला? तीन इनहिबिटर निकाले। क्या निकाले? तीन इनहिबिटर। पहला इनहिबिटर इनहिबिटर बी, दूसरा एब्सिशन 2, तीसरा डॉर्मिन। ये तीन इनहिबिटर उन्होंने निकाले। लेटर ऑल थ्री वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में पता चला कि ये तीनों के तीनों केमिकली बिल्कुल सेम है। ठीक है, इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, और इन तीनों का नाम फिर क्या रख दिया गया? एब्सिसिक एसिड। तो उन्होंने तो तीन अलग अलग इनहिबिटर निकाले थे। पहला इनहिबिटर बी, दूसरा एब्सिशन 2 और तीसरा डॉर्मिन। उन्होंने तो तीन अलग अलग निकाले, बाद में पता चला तीनों में केमिकल्स सेम है, केमिकली तीनों सेम है, तो क्या नाम दिया गया तीनों को? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट साइंटिस्ट है H.S. Cousins। In 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas। अब केले और संतरे एक साथ रखे हुए थे तो 1910 में साइंटिस्ट आए कजन। कौन आए? कजन। इन्होंने बताया कि ऑरेंज से निकल रही है एक गैस। क्या निकल रही है? एक गैस, और ये है वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो इवेपोरेट हो जाए, निकल जाए, है ना, वही होता है ना वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ऑरेंजेस थे और ये ऑरेंजेस राइपेंड थे। राइपेंड मतलब पके हुए थे। ठीक है, पके हुए ऑरेंजेस रखे हुए थे, वहां से क्या निकला? एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकला, और उसकी वजह से आसपास में जो बनाना रखे थे वो अनराइपेंड थे, पर इस वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से वो भी राइप हो गए, मतलब पक गए। समझ रहे हो तुम? मतलब एक वो मान लो बास्केट मान लो, उसके अंदर ऑरेंज भी रखे हैं और बनाना भी रखा है। ऑरेंज है राइपेंड, ऑरेंज क्या है? राइपेंड, मतलब पके हुए हैं। पके हुए हैं तो यहाँ से निकला एक वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या निकला? एक वोलेटाइल सब्सटेंस। अब वो वोलेटाइल सब्सटेंस गया बनाना के पास, पर बनाना थे अनराइपेंड, मतलब कच्चे थे बनाना, तो अब बनाना भी पक गए। ठीक है, राइपेंड हो गए। ये किसने ऑब्जर्व किया? H.S. Cousins ने। कब ऑब्जर्व किया? 1910 में। ठीक है, लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन, अ गैसियस PgR। बाद में पता चला ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या था? इथाइलिन। ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या था? इथाइलिन था, और ये क्या है? एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, लेट अस स्टडी सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दीज 5 कैटेगरीज ऑफ PgR इन द नेक्स्ट सेक्शन। बस अब ये हार्मोन करने 5 पे चैप्टर पूरा कर दो, बंद कर दो।